ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 76 है कि वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है। ओके, राधे राधे, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इतनी रात को जग रहे हैं आप लोग भी। तो 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब की बात हो रही? 2021 में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में ही था। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, एक मिनट रुकें। प्रश्न क्रमांक 76 का सही उत्तर क्या है? बी मध्य प्रदेश। ठीक है, और कितना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? अभी भी लगभग उतना ही है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, 77,073 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और किसके मुताबिक होती है चीज़ें? जो इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन है ना, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती हैं उसके हिसाब से। और अभी जो नई रिपोर्ट आई है वो कब आई है? 2023 में आई है। ठीक है, और उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76%। ठीक है, कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो भारत में कितना है? 21.76%। तो ये गलत है। ठीक है, और प्रतिशत में इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? राज्य में देखें, पहला मध्य प्रदेश का, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तीसरा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये हो गया क्षेत्र में। अब परसेंट में पूछे अगर, प्रतिशत में, ठीक है, जैसे कि राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसके परसेंट में पूछे, तो पहला नाम है लक्षद्वीप का, सबसे ज़्यादा वन। ठीक है, जितना उसका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से कितना, बहुत ज़्यादा है, 91.33%। ठीक है, और मिजोरम, उसका कितना है दूसरे नंबर पे? मिजोरम उसका है लगभग 85.34%। तीसरे नंबर पर है अंडमान और निकोबार। ठीक है, एक यहीं पर लिख देता हूँ मैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसमें तीसरे नंबर पर कितना है? 81.62%। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, हर परीक्षा में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये नया अपडेट डाटा जो मैं बता रहा हूँ ना, नया अपडेट डाटा है। ठीक है, परसेंट में पहला लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, और एरिया में पहला है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़। प्रश्न क्रमांक 77 देखें, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ठीक है, पहला है अगस्त 1857, दूसरा है बी अगस्त 1858, सी है अगस्त 1859, और डी है अगस्त 1862। ठीक है, तो कब फांसी दी गई थी? कहाँ के थे? बघेलखंड के ठाकुर रणमत सिंह, इनको फांसी कब दी गई थी? अगस्त 1859 को। जो एमपी के लोग होंगे उनको ये प्रश्न अच्छे से आता होगा, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये कहाँ के जागीरदार थे? कोठी जागीर के। ठीक है, रीवा रियासत में थी कोठी जागीर के। ठीक है, जागीरदार थे, कहाँ पर थी? रीवा रियासत में।
बाद में ये पन्ना चले गए थे, वहाँ पर इन्होंने नौकरी की थी। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 78। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? ए है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत एवं हिंद महासागर, सी अटलांटिक एवं हिंद महासागर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दक्षिणी दोलन, ठीक है, किन दो महासागरों के मध्य दोलन है? दोलन आप आगे पढ़ेंगे, अटलांटिक दोलन कौन सा है, आर्कटिक वाला कौन सा होता है। ठीक है, अभी हम यहीं पर देखें इतना ही केवल। तो दक्षिणी दोलन जो किन के बीच में होता है? वो होता है प्रशांत एवं हिंद महासागर के बीच में। ठीक है, मौसम परिवर्तन, ठीक है, तापमान वगैरह, ये सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 79। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लोहे अयस्क, ठीक है, आयरन ओर के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 डाटा के अनुसार पर था? लोहे अयस्क यानी कि आयरन ओर की। ठीक है, यह है झारखंड, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कौन सा स्थान था भारत में लोहे अयस्क के भंडार में प्रथम? तो सही इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, बी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा का स्टोरेज है, वहाँ पर उत्पादन होता है, लोहा निकाला जाता है, सॉरी उत्पादन नहीं। तो पहला कौन सा स्थान है? उड़ीसा का पहला। ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरे नंबर पे झारखंड है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, और उड़ीसा में कहाँ मिलता है, किस किस जगह? जो ज़िले हैं सुंदरगढ़, मयूरभंज और झरसुगड़ा, ये मुख्य ज़िले हैं जहाँ पर आयरन निकाला जाता है, आयरन और लोहे अयस्क। ठीक है, ध्यान रखें यही आंकड़ा चल रहा है अभी भी, उड़ीसा का पहला स्थान है। प्रश्न क्रमांक 80। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। ठीक है, सबसे लंबी नदी पूछ रहा है वो, नर्मदा हमारे एमपी से निकलती है, ठीक है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी इनमें से है डी गोदावरी सही उत्तर। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, याद रखें। ठीक है, ऑफिशियल डाटा के अनुसार इतनी लंबाई है इसकी। और गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखें। ठीक है, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी। कहाँ से निकलती है ये भी आपको आना चाहिए। महाराष्ट्र में निकलती है, नासिक जिले से। वो क्या नाम पहाड़ी का? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में है ये। देखिए वहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, फिर कहाँ जाती है? तेलंगाना राज्य में, फिर आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद उड़ीसा में, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऐसा आना चाहिए आपको। एक मिनट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे हम देखें, हाँ इन नदियों को और देख लें थोड़ा थोड़ा। जो नर्मदा नदी है ये कहाँ मध्य प्रदेश में निकलती है, अमरकंटक से, और कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश से जाते हुए महाराष्ट्र में भी थोड़ी, फिर गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में भरूच के पास कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, इन राज्यों से होकर गुजरती महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है,
इस पे सबसे बड़ा बांध बताया, कौन सा बांध बताया? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, ठीक है, नर्मदा नदी पर ही बना है। अभी इसका उद्घाटन हुआ था 2000 कब हुआ था इसका? 2017 में, ठीक है, उद्घाटन। कार्य तो इसका बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। सरदार सरोवर बांध का 1961 में तो इस डैम की नींव रखी गई थी बनने की, ठीक है। और इसका जो काम हुआ था बनने का वो 1987 से, ठीक है। बहुत सारे इसमें बीच में लफड़े चल रहे थे, ठीक है, लोगों को विस्थापित करना, ठीक है, कोई कानूनी अड़चन बीच में आ रही थी। तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? 2017 में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। ठीक है, कावेरी नदी का देखें, ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से, ठीक है। कोडगू नाम की जगह है वहाँ से, ठीक है, जिला है शायद कोडगू, तालकावेरी ऐसी कुछ जगह है वो। और वहाँ से फिर कहाँ जाती है? तमिलनाडु, ठीक है, इन राज्यों में बहती है। लेकिन जो इसका बेसिन है, जो नदी फैली रहती है, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, कावेरी का बेसिन काफ़ी बड़ा है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। केरल, पुडुचेरी, वहाँ तक इसका बेसिन फैला है, ठीक है। और कृष्णा नदी को देखें, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र में। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। और फिर कहाँ जाती है ये? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद फिर जाएगी ये ओने माइक तेलंगाना, ठीक है, ये, ठीक है। कर्नाटक के बाद कहाँ पर? तेलंगाना। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बांध याद रखना है, कौन सा? सबसे बड़ा बांध यहाँ पर कृष्णा नदी का है, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन बांध है सबसे बड़ा। और एक अलमाटी बांध भी है, कोयना बांध भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन, ये याद रखें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक अब 81 हम देखें। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? ए है टंटिया मामा, बी रानी दुर्गावती, सा मुंडा, डी महुआ कोल महासिंह। तो कब 15 नवंबर को मनाया जाता है? ये तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। कब इसकी शुरुआत किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और किसके सम्मान में? भगवान बिरसा मुंडा के। सी इसका सही उत्तर है। भगवान बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखना, झारखंड से, ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था इनके नेतृत्व में, ठीक है। लोग कहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है कि जो लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से केवल विशेष समुदाय ने लड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी समुदाय ने लड़ाई लड़ी है, जनजाति समुदाय हो, दलित समुदाय हो, सभी ने विद्रोह के लिए अपना योगदान दिया है अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। मुंडा विद्रोह और झारखंड में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखें। मुंडा विद्रोह को एक नाम और पूछा जाता है, उसका नाम है उल गुलाम, इस नाम से। मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? उल गुलाम विद्रोह के नाम से।
कब हुआ था ये विद्रोह? 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है, 20वीं सदी के लगभग, 19वीं सदी, ठीक है, अंत में चल रहा है ये, 1899 से 1900 के बीच में। आगे देखें हम, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में, इतना भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 82, T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये पेपर 2025 का है तो 24 का उसने पूछा है, तो इसका सही कौन सा कथन गलत है बताना है। तो उसमें से गलत क्या है? ये वाला, दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था, पहले ही गलत है, यही उसका आंसर है। कहाँ पर हुआ था ये? ब्रिज टाउन नामक जगह में हुआ था, जो एक द्वीप है बारबाडोस। एक फिल्म देखी होगी आपने, बहुत फेमस फिल्म है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें होते हैं कैप्टन बारबाडोस, इसी इसी द्वीप के आधार पर उनका नाम रखा होगा। किस शहर में हुआ था? ब्रिज टाउन, ठीक है, ब्रिज टाउन शहर में ये मैच हुआ था। तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत कथन है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, ये भी सही है। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया, ये भी सही है, ठीक है। ये 2024 का हो गया, लेकिन अब 2026 का मैच हो गया है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो 2026 का मैच, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ये आपको पता होगा। और किस किस के बीच हुआ था? इंडिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच में। एक मिनट में जगह खाली कहाँ है, ठीक है, यहाँ था देता हूँ, ठीक है, 2026 का T20 जो फाइनल मैच है वो कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, याद रखना है। किस किस के बीच हुआ था? इंडिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। और ठीक है, इंडिया के स्कोर किस में इसमें था? लगभग दो, कितना था शायद, 255 था शायद, है ना, ऐसी कुछ, 255 रन और 5 विकेट, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जो स्कोर था इसमें 168 रन था, ठीक है। तो 96 रन से भारत जीती थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, वो कौन थे पूरी टूर्नामेंट के प्लेयर? तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के कौन थे? मैन ऑफ द मैच देखें पहले, ठीक है, फाइनल मैच के, तो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच थे वो जो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह थे। 4 विकेट लिए थे उन्होंने 15 रन देके। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, पूरी टूर्नामेंट के मैन कौन था? पूरी जो सीरीज हुई थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो थे संजू सैमसन, ठीक है, संजू सैमसन थे। 321 रन बनाए थे उन्होंने, क्लियर। तो प्रश्न क्रमांक 82 हो गया, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है मैंने, हैंड राइटिंग के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप सुन सकते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 83 हम देखें, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी से सही पहले हैं? ठीक है, कौन सी सही है? पहली, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। दूसरी, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण। तीसरा, मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना। चौथा, रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषित करना, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो 500वीं जयंती कब मनी थी इनकी? 2024 में, ठीक है।
दुर्गावती का जन्मदिन कब था? 1524 था। तो 500वीं जयंती इनकी मनी थी। भारत सरकार ने क्या किया था इनके सम्मान में? वो एक चांदी का सिक्का जारी किया था, 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना इसको चालू हुआ था। और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण, ठीक है, ये भी सही है, ये किया था। तीसरा चौथा गलत है, सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी। प्रश्न क्रमांक 84, वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? ए कैलाश खेर, बी शंकर महादेवन, सी राजकुमार हिरानी, डी विशाल भारद्वाज। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं तीन तो इसमें। तो किसको मिला था? 2023 का, ठीक है। तो 2023 का तो मिला था राजकुमार हिरानी को, फिल्म निर्माता हैं ये, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है। अब 2024 का हम देखें। पेपर 2025 का है, लेकिन उसमें कब का पूछा है आप देख रहे हैं? 2025 के पेपर में 23 का पूछा है, तो 26 का पेपर आ रहा है, तो हमें 24 का भी ध्यान रखना चाहिए। तो 2024 का किसको मिला था? प्रसून जोशी को, ठीक है, ठीक है। गाने लगते हैं, गीतकार हैं, और शायद ये अभी जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी हैं। और 2025 ये मिला है सोनू निगम को, इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत ही मीठा और अच्छा गाते हैं सोनू निगम। 2025 का, ठीक है, कौन सा सम्मान है? किशोर कुमार, ठीक है। किशोर कुमार को आप जानते ही होंगे, गायक भी थे ये और एक्टर भी थे। बहुत अच्छी फिल्मों में इन्होंने अच्छा कॉमेडी वाली फिल्में बहुत ही अच्छी इन्होंने बनाई हैं, ठीक है। और जिसमें से एक फिल्म का मुझे नाम याद है, हाफ टिकट, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी किशोर कुमार की, ठीक है। बहुत कॉमेडी है इस फिल्म, अच्छी फिल्म है, ठीक है। किशोर कुमार के बड़े भाई का नाम था अशोक कुमार, ठीक है। मध्य प्रदेश से संबंधित हैं किशोर कुमार। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 85, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? ठीक है, हमें क्या बताना है कौन सा गांव नहीं था। अब ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखना है। 3 गांवों को 2024 में दी गई थी, वो कौन कौन से थे? प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा घास, तीनों सही हैं ऊपर के, केवल डी घोघरा गांव गलत है, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो रिपीट होने से तो ये रहा, ठीक है। इसी आधार पर आप नया डाटा देखा करें, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस में आगे किस गांव को, यही शहर को पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 86, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? अंतरिक्ष दिवस और राष्ट्रीय वाला। ए है 23 मई, बी 23 सितंबर, सी 23 अगस्त, डी 23 नवंबर। तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और कब से मनाया गया? 2023 से, ठीक है। 23 अगस्त 2023 से। इसी दिन क्या हुआ था? जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3, उसकी लैंडिंग हो गई थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है भारत। और इस लैंडर का नाम क्या था वो भी याद रखना है, विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर, ठीक है।
और जिस जगह पर ये लैंड हुआ था उसका नाम भी दिया गया शिव शक्ति पॉइंट्स, शिव शक्ति पॉइंट। पॉइंट होगा केवल, ये ध्यान रखें। विक्रम लैंडर, इसका नाम भी ध्यान रखें। ठीक है। अगस्त के दिन एक और दिन मनाया जाता है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कौन सा? 29 अगस्त को, खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है, 23 अगस्त को मनता है खेल दिवस। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, वो कब मनता है? 6 अप्रैल को। क्लियर? आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 87। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 87 क्या है कि भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? सरल प्रश्न है बिल्कुल। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं मैं कि भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? ए 1981, बी 1986, सी 1988, डी 1998। ठीक है, अब ठीक है, पेपर बनाने वालों को यहाँ पर ईस्वी भी लिखना चाहिए कि नहीं, वैसे देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि कब, फिर ईस्वी में पारित किया गया, किस वर्ष। तो कब हुआ था? 1986 में भी। ठीक है, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 88, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। ठीक है, क्रमिक रूप से बदलता है। ए है पारिस्थितिक अनुक्रमण, बी है क्रमक, सी है चरम समुदाय, डी है समानांतर विकास। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, इकोलॉजी से संबंधित है ये। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्रमक। ठीक, जिसको इंग्लिश में ई भी कहते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ये लगा देंगे ये गलत है, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से देखें तो वो क्या पूछ रहा है कि समुदाय का संपूर्ण क्रम, ठीक है, जो सीक्वेंस होता है और विशेष समुदाय के लिए, उसको कहते हैं सील। ठीक है, हिंदी में नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर जो पारिस्थितिक अनुक्रमण वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वो क्या होता है? वो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। जो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प बी। ऐसे प्रश्नों को इंग्लिश में पढ़ के जरूर हल करें, तब अच्छे से समझ में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 89, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ए धनबाद, बी चंडीगढ़, सी भावनगर, डी देहरादून। तो कहाँ पर है? देहरादून में। इस प्रश्न को कुछ नहीं समझाना, सरल है। तो प्रश्न क्रमांक 90, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? ए है दुगनी, बी लगभग तिगुनी, सी लगभग 4 गुना, डी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं। ठीक है, ये तो गलती ही है। तो 2011 से 12 की वित्तीय वर्ष के बाद 2023-24 में, ठीक है, चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? लगभग 4 गुना, सी। तो 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 38,497। और 2023-24 में ये कितनी हुई बढ़कर? 4 गुना हुई थी, लगभग 1,56,381 रुपये। अब थोड़ी और बढ़ गई है, लेकिन 4 गुना से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 5 गुना नहीं हुई है। 2025-26 में वो कितनी हो गई है? अगर आय पूछे तो ध्यान रखें ये वाला, 1,69,050 रुपये। ठीक है,
प्रश्न में ए पूछे, ठीक है, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 91 देखें हम। अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित हैं? ए 8 से 15 वर्ष, बी 8 से 17 वर्ष, सी 9 से 16 वर्ष, डी 10 से 19 वर्ष। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन डी 10 से 19 वर्ष। ठीक है, बच्चे किशोर में आते हैं, ठीक है, और किशोर, बच्चे और किशोर में सम्मिलित हैं। ठीक है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में नेशनल लेवल का। ठीक है, किशोर को इंग्लिश में देखा ना टीनेजर्स कहते हैं हम, ठीक कहते हैं ना टीनेजर्स। जो टीन का अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप 13 से चालू हो जाता है, पढ़ेंगे ना अपन 13 इंग्लिश में, हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19 कहाँ तक चलता है टीन? 19 की गिनती तक। तो इस हिसाब से 19 ध्यान रखें, ठीक है, और 10 के बाद बच्चों को भी शामिल किया है इसमें, ठीक है, तो 10 से 19 वर्ष। ठीक है, और वैसे देखा जाए समान तौर पर जो टीनेजर्स हैं वो 13 से ही शुरू होते हैं, ठीक है, और 19 साल तक। प्रश्न क्रमांक 92, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? ठीक है, करंट का प्रश्न था, 2025 का पेपर है, ठीक है, यानी कि लगभग 1.5-2 साल पहले का वो करंट पूछ रहा था। तो इसका सही उत्तर कौन था? जो जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 का पारित हुआ था अगस्त में, ठीक है, शायद 3 अगस्त में, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 93, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, NDRF एकेडमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? ए है नागपुर, बी कानपुर, सी भरतपुर, डी शिमला। ठीक है, तो कहाँ पर की गई थी? नागपुर में, ए इसका सही उत्तर है। NDRF एकेडमी की, ठीक है, अकादमी की पूछ रहा है वो, कहाँ पर? नागपुर में। कन्फ्यूज नहीं होना है, अकादमी अलग चीज़ हो जाती है और पूरी NDRF अलग चीज़ हो जाती है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 2018 में। किसकी? NDRF अकादमी की, NDRF की नहीं, NDRF की स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब किस शहर में अकादमी है? नागपुर में। लेकिन जो NDRF का हेडक्वार्टर है, किसका? NDRF का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखें, ये NDRF अलग है, अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो NDRF एकेडमी है वो उसकी अकादमी है, एकेडमी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी NDRF की? 2006 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के आधार पर हुई थी। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 94, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शैलाश्चरों की खोज कब की? अच्छा प्रश्न है। ए 1951 से 1952, बी 1954 से 1955, सी 1960 से 1961, डी 1957 से 1958। तो कब की थी? डी 1957 से 1958 में। ठीक है, कहाँ पर है भीमबेटका? पता ही होगा, मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में। प्री हिस्ट्रिक आपको मिलेंगे शैल चित्र यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 95, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का। ए है 2032, बी 2037, सी 2042, डी 2047। तो कब तक रखा है भारत ने? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन रखा है। डी इसका सही उत्तर है। टीबी का और देख लें, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है तपेदिक बीमारी, टीबी का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है ख़त्म करने तक का? रखा था 2025 तक का। ठीक है। और जो वैश्विक लक्ष्य था वो कब का है, मतलब जो विश्व का है वो 2030 तक ख़त्म करेगा। भारत 2025 तक का रखा है लक्ष्य, लेकिन पूर्ण रूप से टीबी भी ख़त्म नहीं हुई है। और कुष्ठ रोग का और देख लें, ये भी पेपर में पूछा जाता है। कुष्ठ रोग का भारत ने कब तक रखा? 2027 तक इसको ख़त्म करेगा। और वैश्विक भी कुष्ठ रोग का कब तक है? 2030 तक। ये वैश्विक लक्ष्य है भारत का 2027, 3 साल पहले का। और पोलियो कब ख़त्म हो गया था भारत में? WHO ने, ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित किया था भारत को कब? 2014 में। ठीक है, पोलियो मुक्त किसने किया था? WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। अभी मलेरिया मुक्त भी हो गया है भारत। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 96। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, कांस्य शिल्प है, कहाँ पर है ये? ए है बालाघाट, बी सतना, सी सिवनी, डी खंडवा। तो उचेहरा कहाँ पर है? सतना जिले में है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं प्रश्न, वीडियो लंबी हो रही है। बाघ जलाधार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी आठवीं। तो किस गुफा को? सी चौथी गुफा को रंग महल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 98। इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? ए हिमालय और अरावली, बी विंध्याचल और सतपुड़ा, सी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, डी सतपुड़ा और अरावली। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ किसके बीच में स्थित हैं? प्रश्न क्रमांक 98 का सही उत्तर होगा सी, सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। प्रश्न क्रमांक 99। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ए जीटी फिशर, बी ऑसबॉर्न, सी मेजर गोसेन, डी मेजर टिमनेस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए जीटी फिशर ने आदेश दिया था चरण पादुका गोलीकांड में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का कांड कहते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक 100। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा प्रश्न ये। ए ठाकुर मोहकम सिंह, बी रामू गोंड, सी गंजन सिंह कोरकू, डी मुका लोहार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मुका लोहार ने। ठीक है, मुंडा विद्रोह हो गया मुंडा ने, मुका लोहार विद्रोह टूरिया जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, तो भारत के सत्याग्रह में, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में सभी समुदायों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये हमारा पूरा पेपर हल हो गया है लगभग 4 वीडियो में। तो प्रश्न पिछली वीडियो में आप इसके पहले के प्रश्न देख सकते हैं। तो गुड नाइट। कहीं भी आपको लगा प्रश्न में कहीं कोई गलती है, गलती से कुछ गलत हो गया तो कमेंट में बताएं।